मैं उस पर आता हूं, उसके बाद मैं दीपक राय जी के सवाल पर जाऊंगा। आप देखिए, एक नए लोग हैं, एक नई तरह के लोग हैं जो पिछले 4 5 7 सालों से खास तौर से कह रहे हैं कि भारत में मुस्लिम सुरक्षित नहीं है, भारत जो है मुस्लिमों के लिए दोजख है, नर्क है, और भारत में रहने वाले मुस्लिम जो है यहां से जाना चाहते हैं। उसमें फिल्मी सितारे भी हैं, राजनीतिक लोग भी हैं, बुद्धिजीवी भी हैं, तमाम पत्रकार भी हैं। लेकिन वही लोग अपनी छाती पीट रहे हैं और अब अफगान वाली सिचुएशन पर इस बात को कह रहे हैं कि अब शरणार्थी, अफगानी शरणार्थियों को खास तौर से भारत की नागरिकता मिलनी चाहिए, भारत में रहने देना चाहिए उन अफगानी। वो भूल गए कि वो मुस्लिम है, मुझे लगता है कि ये थोड़ी नॉलेज में दिक्कत होगी। वो कह रहे हैं कि भारत में उनको रहना चाहिए। ये ड्यूअल जो मतलब इतना जहरीलापन या गिरगिट वाली सोच व्यक्ति में कैसी आ सकती है? और इससे जुड़ा हुआ सवाल है, क्या अफगानी नागरिकों को भारत में शरण देनी चाहिए? क्योंकि वही आपकी बात में वापस लेकर आ रहा हूं कि जनसंख्या, मेजोरिटी और माइनॉरिटी, फिर राष्ट्र 10 साल बाद के बाद, 10 साल और 20 साल बाद फिर नया राष्ट्र। जी दुबे जी। देखिए, मेरा विचार ये, जिन लोगों को भी हिंदुस्तान अच्छा नहीं लग रहा था, उन लोगों को यहाँ से जो प्लेन खाली जा रहे हैं ना अफगानिस्तान में अपने नागरिकों को लाने के लिए, उसमें फ्री में पहुंच जाएंगे, वहां पैसे नहीं खर्च होने। उनको उसमें बिठाओ, बढ़िया भोजन वोजन करवाओ और अफगानिस्तान के एयरपोर्ट पर छोड़ देना चाहिए और उनको कहना चाहिए आजादी इंजॉय करिए, शरीयत की आजादी इंजॉय करिए। हिंदुस्तान तो गंदी जगह है, लेकिन आप वहां आजादी इंजॉय करिए और जो लोग वहां परेशान है उनको अपनी जगह पर रिप्लेस करवा दीजिए। क्योंकि भैया एक निवाला है, उस एक निवाले को 2 लोग तो खा नहीं सकते, तो अपना निवाला उनको देना पड़ेगा। और ये तो इस्लाम की बड़ी अच्छी खूबी भी है। लोग कहते हैं कि भाई रोजा रखो, तो वो बेचारे परेशान हैं, तो आप वहां जाकर रोजा कर लीजिए और उनको यहां पर ले आइए और उनको भोजन वोजन करवाइए बढ़िया। जब पेट भर जाए तब इनको वहां छुड़वा देंगे, आपको बुला लेंगे, क्योंकि देश में रिसोर्स तो उतना ही है। वो रिसोर्सेस हम कैसे इस्तेमाल करेंगे? हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि जो लोग भारत में हैं इस समय, मतलब जिस समय तख्ता पलट हुआ, जो लोग भारत में हैं उनको वहां छोड़ने की व्यवस्था कैसे की जाए ये विचार करिए, या कहां छोड़ा जाए इसका विचार करिए। लेकिन भैया भारत में आप डेमोग्राफी चेंज करेंगे तो ये भारत किसी के पिताजी की बपोती थोड़ी ना है कि आप किसी को भी लाएंगे ले आएंगे। और अब तब तो आप सीएए का विरोध कर रहे थे, तब सीएए का विरोध कर रहे थे भैया, अब कौन से मुंह से उनको लेकर आओगे? तब तो केजरीवाल जी कह रहे थे भारत में कि नहीं साहब, ये इतने लोगों को लाओगे तो ले कहां जाओगे, ये रिसोर्सेज का इस्तेमाल कैसे होगा, हिंदुओं को लेकर आओगे? तो आज मुझे लगता है कि केजरीवाल को सामने निकल कर आना चाहिए और उनको कहना चाहिए भैया रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, इनको लेकर आओगे तो क्या भुगतोगे, इनको क्यों लेकर आ रहे? तो जो लोग भी इस तरह की बातें गायब है, वो गायब है। और आप ही के प्रदेश के एक व्यक्ति थे ये कि ये हिंदुस्तान तेरे बाप का है या मेरे बाप का है, वो व्यक्ति भी चले गए डेंगू या फिर कोविड के चक्कर में। तो ये ऐसे लोगों का इलाज क्या है दुबे जी? ये जरा इलाज भी बताते रहिए, आप अच्छे डॉक्टर भी हैं। देखिए आज की तारीख में अफगानिस्तान ने एक पूरे वर्ल्ड को एक मैसेज दिया है और पूरे विश्व को मैसेज दिया है कि आप जो डरते हैं ना कि यूएनओ से डर लगता है कि वर्ल्ड समुदाय क्या करेगा, कि अमेरिका क्या कहेगा, कि यूरोप क्या कहेगा अगर आपने ऐसा कर दिया, तो वो कोई सब कहेंगे, वहां यूएनओ में बैठकर ही भाषण देंगे, कोई भी अफगानिस्तान में जाने वाला नहीं है। वो क्या कह रहे हैं यूएनओ इस समय कह रहा है कि साहब इनको शरण दीजिए। अरे शरण क्यों दीजिए, आप फोर्स भेजिए वहां पर, कहीं हम सब वहीं पर सेटल करवा देंगे और जो वहां अत्याचार कर रहे हैं उनको उड़वा देंगे। आप कह रहे हो वो वहां से जो अत्याचार करके निकाले गए हैं, निकल रहे हैं, उनको शरण दे दीजिए, कमाल है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इनके किसी के पास बूता नहीं है कि ये सोसाइटी को, किसी भी देश को कंट्रोल कर सके और सही कर सके। ये केवल उनको भाषण दे सकते हैं जो डेमोक्रेटिक हैं, भारत जैसे देश जो बिल्कुल सभ्यता से चलते हैं, इनको ही ज्ञान बताया जा सकता, उनको ज्ञान नहीं बताया जा सकता, चीन को नहीं बताया जा सकता। तो वो 56 देशों में नहीं जा रहे, आज भारत को अगर नहीं जा रहे, मैं क्या कह रहा हूं, आज भारत को सही करना है तो मुझे लगता है कुछ 10-20 साल के लिए वो तरीके अपनाने चाहिए जो उधर 56 देश अपनाए हैं, क्योंकि हम भी अपनी संस्कृति बताएं। और जिन लोगों को ये डर लगता है कि नहीं वो क्या कहेंगे और अमेरिका क्या कहेगा, वो देख लेंगे अमेरिका क्या कर रहा है और यूरोप क्या कह रहा है और वो क्या कर सकता है। जब अफगानिस्तान जैसे छोटे देश को कंट्रोल नहीं कर सकते ये लोग, तो हिंदुस्तान में अगर हम सही से एक्शन लें, जिन इस प्रकार के लोगों का जो जिनको देश अच्छा नहीं लगता उनको हेलीकॉप्टर पर बिठाकर या तो बॉर्डर पार करवा दिया जाए और नहीं तो कम से कम समुद्र का रास्ता दिखा दिया जाए, तो कहीं ना कहीं अच्छी जगह पहुंच जाएंगे वो।
समुद्र तो बहुत बड़ा है और समुद्र पर किसी की ओनरशिप भी नहीं है और 2/3 है, तो उस पर बिठा दिया जाए तो उनको छोड़ दिया जाए तो अच्छा हो जाएगा। हिंदुस्तान को बर्बाद प्लीज ना करें, ये मेरा उनसे आग्रह है। और हिंदुस्तान की जो संस्कृति हजारों वर्षों से है, उस संस्कृति को मेंटेन कर लीजिए, हिंदुस्तान बचा रहेगा। अगर हिंदुस्तान की वो संस्कृति में किसी भी प्रकार का खलल डालेंगे तो पाकिस्तान बना, बांग्लादेश बना, अफगानिस्तान बना, कुछ और कोई तान बनने वाला है। इसलिए अब तो सुधरना पड़ेगा सबको कि अब नया कोई तान ना बने। हाँ, नई तान कोई ना छेड़े, ये बड़ा सवाल। दीपक राय साहब, अपनी सवाल आप अपना सवाल पूछे, फिर मैं अपने सवाल पे आऊंगा, प्लीज दीपक जी। जी, थोड़ा सा कानून से भी रिलेटेड एक, आप जब 370 आपने बात की उससे भी रिलेटेड है। हमारा जो आर्टिकल 14, 19 और 21 कहता है राइट टू इक्वालिटी, मतलब इक्वल ट्रीटमेंट होगा सभी उसका, उससे एक थोड़ा सा कहीं न कहीं कॉन्फ्लिक्टिंग आइडिया रिजर्वेशन का था, आरक्षण का था, कि आप उस समय जाइए 1947 जो सिनेरियो था, जो सोशियो पॉलिटिकल सिनेरियो था, उसके हिसाब से बाबा अम्बेडकर जी ने और समिति जी तो उन्होंने किया कि 10 साल का जो है एक प्रोविजन बनाया जाए और वो आरक्षण जो है सर्टेन जातियों को और धर्मों को दिया जाए। तो उन्होंने बोला कि 10 साल हो, उसके बाद इसको खत्म कर दिया जाना चाहिए। तो आज भी हम 75 साल बाद भी उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। आपने बोला कि 370 जो है वो एक तरह से गलत था, उसको हमने सही किया, कहीं कहीं फील्ड बनाया, उसको सही किया। तो थोड़ा सा मेरा एक क्वेश्चन ये है कि 370 आपको सूट किया, मतलब आपको जो पार्टी है उसको सूट किया, उन्होंने खत्म किया। सर मैं किसी पार्टी का नहीं, हम नहीं सर, मतलब वो पार्टी में आप, मतलब वो एक जो थोड़ा सा कनेक्ट होने की बात की आपने, उसको रीजनेबल उस पर लाया। मैं पार्टी की बात नहीं करता हूँ, उस पार्टी ने उससे कनेक्ट होने की कोशिश की। लेकिन सबसे बड़ी चीज है, क्यों नहीं रिजर्वेशन भी गलत है, ठीक है, आप मानते हैं उसको गलत है, तो क्यों नहीं सवाल जो चीज सूट की आपने उसको मुद्दा उठाया, उसको सॉल्व किया। तो इस मुद्दे को कहीं नहीं उठाया जाए, इसको भी सॉल्व किया जाए, क्योंकि उससे भी कहीं ना कहीं जो है हमारी प्रगति में बाधा तो हो रहा है। 50% अभी दिया गया, अभी और पॉलिटिकल पार्टीज करेंगे, आपने 27% जो है स्टेट को आपने अधिकार दे दिया कि उसमें आप एकोमोडेट कर सकते हैं, फिर कह रहे हैं कि इसको बढ़ाया जाए। तो ये इश्यू कहीं 370 खत्म किया जा सकता है, तो क्यों नहीं रिजर्वेशन को भी खत्म किया जाए। और ये जो इक्वालिटी की कॉन्फ्लिक्टिंग उसमें नहीं आता, मतलब एज ए लीगल एक्सपर्ट मैं आपसे समझना चाहता हूँ। देखिए, 2-3 चीजें आपके अपने आप को अपना डेटा करेक्ट करना चाहिए। पहली बात तो यह है कि रिजर्वेशन डॉक्टर अंबेडकर की देन नहीं है। रिजर्वेशन जब डॉक्टर अंबेडकर लॉ मिनिस्टर नहीं रहे तब पहला अमेंडमेंट नेहरू लेकर आए। डॉक्टर अंबेडकर के समय पर जिस समय रिजर्वेशन मांगा गया तो उस समय डॉक्टर अंबेडकर ने पार्लियामेंट के अंदर विरोध किया है रिजर्वेशन का। आप अगर जो आज का आर्टिकल 15 और 16 है, इसको अगर आप पढ़ेंगे उस समय का आर्टिकल 9, 10, 11, तो आपको मिल जाएगा कि डॉक्टर अंबेडकर कह रहे हैं कि जातियों के आधार पर रिजर्वेशन देने का मतलब है आप कभी जाति व्यवस्था खत्म नहीं करना चाहते, आप जीवन भर जाति पर ठप्पा लगाकर रखना चाहते हैं। और अगर आप जाति के नाम से रिजर्वेशन देंगे तो कभी इक्वलिटी आ ही नहीं सकती। ये डॉक्टर अंबेडकर का स्टेटमेंट है। हाँ, रिजर्वेशन जो डॉक्टर अंबेडकर का है वो उन्होंने पॉलिटिकल रिजर्वेशन की बात कही है और मुझे लगता है पॉलिटिकल रिजर्वेशन होना भी चाहिए। पॉलिटिकल रिजर्वेशन से मतलब है पार्लियामेंट में जो पिछड़ी जातियां हैं, जो पिछड़ा वर्ग है, उसका पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए ताकि वो सही स्थिति पार्लियामेंट को बता सके और पार्लियामेंट उसका सोल्यूशन निकाल सके। अब बात आती है रिजर्वेशन की। रिजर्वेशन का विरोध कहीं नहीं होना चाहिए और नहीं है। रिजर्वेशन का जो प्रोसीजर है ना कि राइट पर्सन को रिजर्वेशन मिल रहा है क्या, रिजर्वेशन रखने वालों ने जिस समय रखा होगा, मुझे लगता है तमिलनाडु का एक जजमेंट आया था चंपकम दुराईराजन का 1951 का। उस जजमेंट में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि रिजर्वेशन इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, क्योंकि तमिलनाडु ने रिजर्वेशन लागू कर दिया था। नेहरू जी को लगा कि इस जजमेंट को हम अपास्त करना चाहते हैं, तो फर्स्ट अमेंडमेंट, पहला अमेंडमेंट भारत में रिजर्वेशन का आया था, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन में पहला अमेंडमेंट ले आए। और मुझे लगता है उस समय उनके दिमाग में भी ये बात नहीं रही होगी कि इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा। तो रिजर्वेशन उसके लिए जो पिछड़ा है, जिसके पास संसाधन नहीं है, भाई मेरे 4 बच्चे हैं, उन 4 बच्चों में एक बच्चा अगर मेरा पिछड़ा है तो माँ बाप किसको अपने साथ रखते हैं? 3 बच्चे जो सक्षम हो जाते हैं उनको कहते हैं तुम अपना करो, और चौथा जो कमजोर होता है उसको अपने साथ रखते हैं और कहते हैं हमारी जो जीवन भर की पूंजी है, जब तक मैं जीवित हूं तब तक भाई इसको करूंगा क्योंकि ये कमजोर है। तो कमजोर का उत्थान करना ये कहीं पर भी गलत नहीं है। इसको हम कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट।
वेलफेयर स्टेट का मतलब होता है कि समाज को वेलफेयर की तरफ ले जाना, पूरा समाज इक्वली खड़ा हो, जो पीछे है उसको लाकर बराबर में खड़ा करना, ये हमारा काम है। अब समस्या ये इसमें जो आपका सवाल है उसके मूल कहां पर है, क्यों आपको ये पिंच कर रहा है इस समय कि रिजर्वेशन क्यों होना चाहिए? पिंच आपको इसलिए कर रहा है कि अब 3 पीढ़ियों के बाद, 4 पीढ़ियों के बाद, जो 1950 की पीढ़ी थी उसकी अब चौथी 5वीं पीढ़ी चल रही होगी। 4 पीढ़ियों से जिस व्यक्ति ने, जिस परिवार ने रिजर्वेशन लिया, वो 5वीं पीढ़ी में भी रिजर्वेशन ले रहा है। अब वो और जो वाकई में पिछड़ा है, ये 2 कैटेगरी अपने आप में बन गई, क्योंकि पिछली पीढ़ी जो रिजर्वेशन ले चुकी उसने अपने बच्चों को क्या पढ़ाया? उसने अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाया, वो अच्छी जगह पर रहा, उसको उसने पिछड़ापन महसूस नहीं होने दिया। लेकिन उसका बच्चा रिजर्वेशन ले रहा है, तो जो ओरिजिनल व्यक्ति पिछड़ा हुआ है, जो कॉन्सेप्ट था पिछड़े का, वो तो उससे कंपटीशन ही नहीं कर पाएगा ना। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? right. एक बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ा, अच्छी परवरिश हुई, क्योंकि उसके पिता को रिजर्वेशन का लाभ मिला था और उसने अपने बच्चे को अच्छे से पढ़ा लिया। अब उसका कंपटीशन उससे है जिसको कभी लाभ नहीं मिला, जो वंचित है, जो आज भी नाली के किनारे रह रहा, जो आज भी मलिन बस्ती में रह रहा, वो कैसे कंपटीशन करेगा इससे? तो वो तो कभी अब अगड़ा बन ही नहीं पाएगा। ये जो अगड़ा बन गया है, ये फिर भी ऑन पेपर्स पिछड़ा बना हुआ है। तो सोसाइटी जो आपको सुधारनी है, तो रिजर्वेशन पॉलिसी पर रिव्यू करना पड़ेगा कि जो ओरिजिनल पिछड़ा है, जिसको हम बराबर में लाने के लिए रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट लाए थे, वो कैसे आए, उसको लाभ कैसे मिले। लेकिन अब ये जो पिछड़ा, कथित पिछड़ा जो अगड़ा हो चुका है, ये हो गया पॉलिटिशियन, तो अब इसने सोसाइटी कैप्चर कर ली। तो अब इसको लगता है, सोसाइटी को ये बताता है कि तुम्हारा रिजर्वेशन खत्म कर दिया तो मतलब बात खत्म होगी। उसके रिजर्वेशन के खत्म होने की, क्रीमी लेयर की कभी भी बात आती है तो वो कहता है मेरा नहीं खत्म हो रहा, खत्म हो रहा है तुम्हारा, जिसको वाकई में कभी रिजर्वेशन मिला नहीं। ये पॉलिटिक्स चल गई। अब इस बात को कन्विंस करने वाले देश में कितने % लोग हैं, ये सोचना पड़ेगा। डॉक्टर अंबेडकर को जानने वाले, डॉक्टर अंबेडकर की ओरिजिनल थीम और फिलॉसफी को देश में बताने वाले, रिजर्वेशन का ओरिजिनल कॉन्सेप्ट देने वाले लोगों को सामने आना पड़ेगा और ये कहना पड़ेगा कि अगर डॉक्टर अंबेडकर ये कहते थे कि जाति के आधार पर रिजर्वेशन दिया गया तो कभी जाति से मुक्त हो ही नहीं सकते, पिछड़ा कभी अगड़ा बन ही नहीं सकता। इसलिए अब आप जो अगला बनता जाए, एक बार रिजर्वेशन का लाभ ले ले, हम कहें 2 बार रिजर्वेशन का एक परिवार लाभ ले ले, उसकी तीसरी पीढ़ी को सवर्ण घोषित कर देना चाहिए कि भाई अब आप जनरल हो गए, क्योंकि आप रिजर्वेशन का लाभ ले चुके, अब जो बचा है वो आता जाए। तो फिर आप अगले 20 साल में सारी की सारी सोसाइटी को इक्वल ट्रीट करवा लेंगे, सब बराबर आ जाए, फिर आपको रिजर्वेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन इस बात को रखना पड़ेगा, इस बात को सोचना पड़ेगा, और मुझे लगता है कि जो रिजर्वेशन का लाभ लेते हैं उनको ही ये करना पड़ेगा। जिनको रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिला है उनको आना पड़ेगा, उनके खिलाफ जो लोग रिजर्वेशन का लाभ ले चुके हैं, तब कुछ अच्छा हो सकता है। अदरवाइज कि एक क्लॉग बनाना हर व्यक्ति का स्वभाव है। आप 2 लोग चश्मे वाले हैं, दोनों चश्मा लगा के बैठे हैं और मैंने कहा कि चश्मा अच्छा नहीं है, तो आपकी यूनियन बन जाएगी अपने आप। क्यों? क्योंकि आप दोनों चश्मे वाले हैं और मैं चश्मे वाला नहीं हूं, तो आपकी यूनियन बन जाएगी। अब मैं जो भी कहूंगा उसका विरोध आप इस तरह से करेंगे कि नहीं साहब ये चश्मा नहीं लगाएं इसलिए ये ऐसी बातें कर रहे हैं, हम चश्मा लगाएं इसलिए ये ऐसी बातें कर रहे हैं, दूसरी तरह की, इसलिए इनकी बात सुननी नहीं। तो हकीकत क्या है? एक चश्मे वाला दूसरे चश्मे वाले को बताए कि तुम्हारा चश्मा गलत है और तुम्हें कैसा चश्मा लगाना चाहिए ये मैं बताता हूं। तब सोसाइटी में सुधार आएगा, तब सोसाइटी इक्वल होगी, तब डॉक्टर अंबेडकर का सपना साकार होगा। अदरवाइज डॉक्टर अंबेडकर का सपना साकार करना मुझे नहीं लगता कि अब आज की सोसाइटी में हो सकता है। डॉक्टर अंबेडकर की फोटो लगाने वाले ही डॉक्टर अंबेडकर का अपमान कर रहे हैं और उनको एक जाति में बांध दिया है। एक ग्लोबल इंटेलिजेंट व्यक्ति जिसने ऐसे कॉन्सेप्ट देश को दिए हों कि देश इक्वेलिटी पर आए, उस व्यक्ति के नाम से भारत को ठगना, ये चल गया है, तो उसको सुधार कौन करेगा ये भविष्य का भारत बताएगा। इसी से जुड़ी हुई बात मैं आपसे पूछूं, अगर सुप्रीम कोर्ट लगातार ऐसे कानून बनाती है जिसमें आरक्षण को लेकर, ओबीसी को भी आपको पता होगा, और ऐसे भी केसेस हुए थे जिसमें आपने देखा कि SC ST और तमाम ऐसे समाज को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट कुछ कानून बनाती है। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट वोट बैंक के कारण या प्रेशर के कारण आप देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के पूरे डिसीजन को 180 डिग्री पलट देती है।
अब आपको क्या लगता है, क्या वाकई सेंट्रल गवर्नमेंट इन सारी चीजों को लेकर ठीक कर रही है? क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट किसी मामले की सुनवाई कर रहा है, तमाम चीजों की छान फटक कर रहा है, चीजें समझ रहा है, तो क्या ऐसे वक्त पर सेंट्रल गवर्नमेंट को किसी प्रेशर में आ जाना या वोट बैंक की चिंता के कारण इन सारे मामलों को पलट देना, दुबे जी आप इसे किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, कॉन्सेप्ट दो तीन तरह के होते हैं। कुछ लोग होते हैं न्यायालयवादी। न्यायालयवादी का मतलब होता है एक पार्टिकुलर चावल निकाला और उस चावल के आधार पर डिसीजन दे दिया। तो मैं न्यायालय कानून बनाता नहीं है, ये भ्रम नहीं पालना चाहिए कि न्यायालय कानून बनाता है। न्यायालय को कानून बनाने का अधिकार नहीं। न्यायालय के सामने जो प्रॉब्लम आती है, उस प्रॉब्लम में अगर उसको ये लगता है कि ये एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ये चीज ठीक नहीं, इससे कुछ गलत हो रहा है, तो वो उसको अपास्त करता है। न्यायालय कानून बनाता नहीं। न्यायालय कानून बनाने का अधिकार आर्टिकल 141, 42 में है। वो केवल अपने अधीनस्थ न्यायालयों के लिए कानून बनाता है, वो सोसाइटी के लिए कानून नहीं बनाता। ये उतना उसको अधिकार नहीं है। वो कानून बना है, उस कानून में या तो स्ट्रक्चर पास कर देगा या उस कानून को समाप्त कर देगा, कहेगा ठीक नहीं है ये। तो अब बात यहां पर आती है कि ब्रॉड वे में कौन जानता है देश को। हकीकत में जब लोग ये कहते हैं कि न्यायालय निर्णय करेगा और उसके आधार पर चलना चाहिए, तो मेरी हालांकि रोजी रोटी भी वहीं से चलती है, फिर भी मैं ये लगातार कहता हूं कि नहीं, निर्णय लेने का, कानून बनाने का, देश को दिशा दिखाने का काम पार्लियामेंट का है। पार्लियामेंट में विभिन्न प्रकार के लोग आते हैं और उनको जमीन की वस्तुस्थिति ज्यादा अच्छी मालूम होती है। न्यायालय के सामने एक केस जाता है, लेकिन जो पार्लियामेंट में जाते हैं वहां हर क्षेत्र से व्यक्ति जाता है। तो ये आपकी बात से मैं सहमत हो सकता हूं कि वो कानून जो हैं वो ठीक नहीं है, या वो कोर्ट ने कह दिया ये ठीक नहीं। लेकिन मेरा मानना यह भी है कि पूरे देश में अभी समस्याएं तो हैं, समस्याएं सॉल्व नहीं हुई हैं, जिन समस्याओं की वजह से ये कानून लाने पड़ते हैं। और उसके लिए मैंने आपसे कहा कि ये जाति व्यवस्था आपको खत्म करके सबको इक्वल लाकर खड़ा करना पड़ेगा। उसके लिए ये जातियों के अंदर जातियां और उनकी उपजातियां और जातियों में बड़ा छोटा, ये खत्म कर लेंगे, सोसाइटी एक सी हो जाएगी। सोसाइटी एक सी हो जाएगी, फिर इस तरह के कानूनों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन मेंटली करना पड़ेगा। मैं आपको बताऊं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा जजमेंट दिया। उस जजमेंट में डॉक्टर नीलिमा का जजमेंट कहते हैं, डॉक्टर नीलिमा के जजमेंट में उन्होंने कहा था कि देखिए, जो व्यक्ति है ना, वो मानसिक रूप से दलित होता है, जाति से दलित नहीं होता, मानसिक दलित होता है, ये कोर्ट ने कहा। तो मामला क्या था कि डॉक्टर नीलिमा एक सवर्ण परिवार में जन्म हुआ और उन्होंने विवाह कर लिया एक दलित से। अब वो रिजर्वेशन क्लेम कर रही है, तो कह रही मैंने दलित से विवाह कर लिया इसलिए। तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है तुम्हारी परवरिश किसके बीच में हुई? तो उसने कहा मेरे सवर्णों के बीच में, पिता सवर्ण था। तो उन्होंने कहा परवरिश से दलित होता है, मस्तिष्क से दलित होता है, जाति से दलित नहीं होता। तुम अगर सरनेम बदल लिया है तो तुम दलित हो जाओगे, ऐसा नहीं है। दलित जो है वो मानसिक रूप से होता है। तो मुझे लगता है कि ये जो मानसिकता है, इसको बदलने की आपको आवश्यकता है। और जब भी पार्लियामेंट ऐसा सोचती है तो पार्लियामेंट ब्रॉड वे में सोचती है, एक भी व्यक्ति के साथ अन्याय ना हो जाए। तो समस्याएं तो अभी देश में हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कोर्ट के सामने कुछ एक दो मैटर जाते हैं जिनके आधार पर वो अपना स्ट्रक्चर पास करता है। तो इसलिए ये बहस जो है वो हमारी और आपकी एक दो लोगों की नहीं, ये पूरे देश की बहस है। और इसमें सोसाइटी को समान रूप से लाकर खड़ा करना पड़ेगा, तभी इसके सोल्यूशन निकलेंगे, अदरवाइज ये बहस चलती रहेगी। बड़ी साफगोई से आपने इस बात को मुझे लगता है बताया भी, और कुछ पहलुओं को बीइंग ए जर्नलिस्ट में तो बोलूंगा उसको था भी नहीं, लेकिन